सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना तो चल ही रहा है और कोरोना से मुतासरीन में और अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी उफक के ऊपर दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोरोना के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ जुमलाबाजी भी चल रही है। आप इसको सियासत कहें, आप इसको ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नसीहत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, उनको कल नैब ने तलब कर लिया है और कल उनको नैब ने तीसरी बार तलब किया है। इससे पहले 2 दफ़ा उनको गुज़श्ता माह अप्रैल में तलब किया गया, जिस पे शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो सके थे। उनके पास खैर उसका अपना एक जवाब मौजूद है, लेकिन नैब ने जो सवालनामा भिजवाया वो सवालनामा हमने हासिल किया है। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में जो अहम तरीन सवालात शहबाज शरीफ साहब से पूछे गए हैं वो ज़रा आपके सामने रखें। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाबात दिए थे पहले, वो नामुकम्मल थे और गैर तसल्ली बख्श थे। नैब का जो पहला सवाल ये है कि ख़ानदानी जायदाद की तकसीम के बाद शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में कौन कौन से किस मकाम पर और कितनी मालियत के असासे आए। बैरून मुल्क असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं और ये असासे कब खरीदे गए और कब फरोख्त किए गए, ये तफसीलात भी दी जाएं। बैंक कर्जों के ज़राए बताए जाएं, कर्जों की वापसी और वाजिबुल अदा कर्जों की तफसीलात फराहम की जाएं। बार्कलेस बैंक से लिए गए कर्ज की तफसीलात फराहम की जाएं। जिला कसूर में मोहतरमा नुसरत शहबाज साहिबा को तोहफे में जो शहबाज शरीफ साहब ने ज़मीन दी थी उसकी तफसीलात फराहम की जाएं। तमाम तहाइफ की तफसीलात जो ख़ानदान के दीगर अफराद को शहबाज शरीफ साहब ने दिए या शहबाज शरीफ साहब ने ख़ानदान के दीगर अफराद से तहाइफ लिए, दोनों की तफसीलात फराहम की जाएं। अली अहमद खान और निसार अहमद गिल के साथ शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है, इसका जवाब दें। 2008 से 19 तक जो ज़रई आमदन थी शहबाज शरीफ साहब की, कितनी जमीन उन्होंने काश्त की और कितना ज़रई टैक्स उन्होंने अदा किया, इसकी तफसीलात फराहम की जाएं। ये आप देखते रहे सवालों से पूरा एक तरह से नैब जो है वो एक्सरे करना चाह रहा है शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स, उनकी इनकम और उनकी पूरी वेल्थ स्टेटमेंट का। FBR को बताई गई कारोबारी आमदन, सरमायाकारी, कारोबार के मकाम और उसके वॉल्यूम की तफसीलात फराहम करें। कितने साल तक H ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर की रिहाइशगाह को वज़ीर आला हाउस या कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उस अरसे के दौरान उस रिहाइशगाह के बतौर वज़ीर आला हाउस या कैंप ऑफिस के जितने अखराजात उस पर आए उसकी तफसीलात फराहम की जाए। ज़ाती बैंक अकाउंट में जमा होने वाली भारी रकूम के ज़राए क्या थे। ख़ानदान के दीगर अफराद के ज़ाती बैंक अकाउंट्स में जमा होने वाली भारी रकूम के ज़राए क्या थे। ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम पर चलने वाले कारोबारों में जमा होने वाली भारी रकूम के ज़राए क्या थे। लाहौर डिफेंस में वाक़े घर का जो किरायानामा, जो रेंटल डीड है, वो बताएं, फराहम करें और कितना किराया अदा कर रहे थे और कितने अरसे तक वो किराया जमा करवाया, इसकी तफसीलात दें। 1998 से 2018 तक यानी 20 साल तक नैब के बकौल शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के असासे जो थे वो 2 करोड़ 33 लाख से बढ़कर 3.5 अरब तक पहुंच गए। नैब ज़राए के मुताबिक ये असासे FBR को बताए गए ज़राए से मुताबिकत नहीं रखते। चूंकि शहबाज शरीफ साहब अवामी ओहदे पर फाइज रहे, लिहाजा वो अपने और अपने ख़ानदान के असासों में इजाफे की वजाहत देने के पाबंद हैं। अब कल तीसरी बार शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, इससे बात करते हैं। इसके अलावा 18वीं तरमीम का इशू दोबारा इस हुकूमत में तीसरी बार सामने आ रहा है और पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है वफाकी हुकूमत से। बहरहाल इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है सूबों की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए। तो मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर आपको बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर, और सेनेटर सईद गनी साहब मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड लेबर सिंध हुकूमत, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सईद गनी साहब आपको बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। नैब ने जब दूसरी दफ़ा बुलाया और शहबाज शरीफ साहब अपनी वजूहात के मुताबिक पेश नहीं हो सके तो नैब ने उसकी जो वजाहत जारी की या उसके ऊपर जो जवाब दिया
नैब ने कहा कि जी अगर अब आप पेश नहीं होंगे यानी कल तीसरी दफ़ा, तो फिर हम अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर हक बजानिब होंगे। और वो आप जानते हैं नैब के पास एक ही कानूनी रास्ता होता है हर चीज़ का, और वो गिरफ्तारी का है। हेलो जी अब्बासी साहब। आपको आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें जी, नैब पहले भी इंक्वायरी करता रहा है, पहले भी नैब की कस्टडी में भी रहे हैं, पहले भी हमारे लोग गए थे, अब भी गए और इंशाल्लाह आप भी सरफरू होकर निकलेंगे। नैब ने केसेस बनाए, पहले भी केसेस बनाए, आपने देखा उनमें क्या निकला है। ये जो केसेस नैब कर रहा है वो भी देखेंगे। उन्होंने अपनी एक वजह दी थी कि मेन वजह वो आज की वजह से जब तक ये मामला चल रहे हैं कोरोना वाला पेश नहीं हो सकता। पहले भी पेश हुए हैं, आइंदा भी पेश होंगे। बाकी जो तफसील अभी आपने सारी बताई है वो नैब में पेश होंगे। जब भी इंशाल्लाह नैब की इंक्वायरी होगी उसमें जरूर देंगे। नैब ने ये इंक्वायरी आज नहीं शुरू किया, ये काफी अर्से शुरू की हुई है। इसी तरह का ट्रायल एक नहीं हुआ, कई दफा ट्रायल हो चुका है। जरूर उसमें दोबारा पेश होंगे और अपने आप को इंशाल्लाह अपनी सारी चीजें उनके सामने रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह बाकी केसेस में अल्लाह ने बेगुनाही साबित की, इसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह होगा। बिल्कुल सही। अच्छा खैर, ये तो शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला है, वासी साहब के वो कल पेश होंगे या नहीं होंगे, वो जारी बात है, आप तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे उनके फैसले के हवाले से। लेकिन 2 दफ़ा वो नहीं गए तो नैब के बकौल उन्होंने कंप्लायंस नहीं की नैब के ऑर्डर्स की। तो अब अगर वो कल भी पेश नहीं होते, तो अगर नैब गिरफ्तार कर लेता है शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर आपको लगता है कि फिर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गलत होंगे? क्योंकि वो जारी बात है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बुला रहा है तो पेश तो होना चाहिए, जवाब तो दें, भले गैर तसल्ली बख्श जवाब। वो कोई अदालत नहीं है, नैब को किसी ने ये पावर नहीं दी हुई है कि वो अदालत है और अगर उसकी पेशगी आ जाए और अगर उस पर पेश ना हो सके तो वो बाकी कोई काम करता है। ये सिर्फ कोर्ट्स के पास पावर्स होती है। लेकिन चूंकि जब उनको लिख के दिया गया और उन्हें ये वजह बताई गई है, उन्हें ये वजह समझनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन मसाइल से गुजर रहा है, पूरी दुनिया के इन मसाइल से गुजर रही है। नैब भी जहाँ है और हम भी यहाँ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल तक इंतजार करेंगे शहबाज शरीफ साहब क्या जवाब देते हैं, फिर कल इसी पे बात करेंगे। अभी तो कल तक फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब देना है इसमें। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, सर ये शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हो रहा है 18वीं तरमीम और नैब के ऊपर, यानी ऑपोजिशन नैब के अंदर कुछ तरमीम करवाना चाहती है जिससे बेनिफिट ऑपोजिशन को हासिल हो, और हुकूमत 18वीं तरमीम में ऑपोजिशन की मदद चाहती है जिससे बेनिफिट हुकूमत को हो। तो ऐसा कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास भाई, और बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में आया हूँ और माशाल्लाह जो है बुजुर्गी के अलामत आप तो भी जाहिर हो रहे हैं। बड़ा अरसा इकट्ठे काम भी किया हमने जी। अच्छा, शेख साहब हमारी सियासत के एक सुर्खैल हैं और बस उनका यही जो है एक उनकी एक चाशनी है। तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है कोई डायलॉग हमारे और अपोजिशन के बीच में हो, क्योंकि पार्लियामेंट की हद तक तो मेरे इल्म में नहीं है। काबीना की हद तक भी बता सकता हूँ कि कैबिनेट में इस पर कोई डिस्कशन 18वीं तरमीम के हवाले से नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की भी नहीं हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से कल खान साहब कुछ एमएनएज हमारे जो हैं और पार्लियामेंटेरियन उससे बात करेंगे थ्रू वीडियो लिंक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बड़े बड़े फोरम पे ये चीज़ डिस्कस होगी। ज़ाहिर है वो ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड डिस्कशन होगी। तो ऑफिशियली तो अमीर अब्बास भाई अभी 18वीं तरमीम पे कोई गवर्नमेंट सर्कल्स में डिस्कशन नहीं है। कोई सीनियर लीडरशिप ने कोई बात की हो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे उसका इल्म नहीं है। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है तो मेरा ख्याल ये है कि आईन पाकिस्तान जो है दैट इज़ द मदर डॉक्यूमेंट, और 18वीं तरमीम उसमें एक अमेंडमेंट है। और अगर आईन पाकिस्तान में तरमीम हो सकती है, 18वीं तरमीम, 8वीं तरमीम, 10वीं तरमीम, 19वीं तरमीम के ज़रिए, तो तरमीम के अंदर भी एक पॉजिटिव तरमीम हो सकती है, बशर्त ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स, फेडरेटिंग यूनिट्स उस पर मुतमईन हो और वो जो डिस्कशन हो ऐसी फ्रूटफुल हो कि वो सब पे वाज़ेह हो कि ये चीज़ें इसमें कमी है
वो उसमें बढ़ाई जाएं और ये इसमें ज्यादती है वो उससे घटाई जाए। ये भी इसमें एक पॉइंट है कि हो सकता है कुछ ऐसे भी इश्यूज हों जहां जो सूबा है उसको मजीद एम्पावर किया जाए। मेरी राय है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये भी हो सकता है कि सूबे को जो इख्तियार गया हो वो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में ना गया हो। और तीसरा ये कि ये भी हो सकता है कि बाज़ जगहों पे जरूरत होती है कि आपकी कुछ चीजों में फेडरल गवर्नमेंट मजबूत हो, कहीं आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को ज्यादा मजबूत करना होता है जहां आपने लोकल लेवल पे माशी या माशरती इंसाफ देना है। लेकिन ये इसका फोरम अमीर अब्बास भाई कौन सा है? इसका फोरम ना प्रेस टॉक्स हैं, ना मीडिया पे ये चैट शोज हैं। इसका फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन अली भाई, अगर कोई विन विन सिचुएशन निकलने वाली बात हो, यानी हुकूमत ऑपोजिशन से अपनी 18वीं तरमीम के लिए कोई मदद मांगे और फिर ऑपोजिशन विन विन सिचुएशन के लिए कह के जी ठीक है हम इस हद तक ताउन कर सकते हैं, लेकिन जो अब तक नैब का एक प्रपोज ड्राफ्ट सामने आ रहा है, गरचे वो वेरीफाइड नहीं हो पाया कि वो वाकई दोनों तरफ से उसके ऊपर कोई कमेंट हो कि जी हाँ ये बिल्कुल ड्राफ्ट सही है, लेकिन ऑपोजिशन उसमें अपने लिए रिलीफ मांगना चाहे, तो क्या कोई विन विन सिचुएशन के लिए बार्गेनिंग हो सकती है? अमीर अब्बास भाई, बार्गेनिंग अगर मेरी किसी जाती गाड़ी की हो तो मैं और आप बार्गेनिंग कर लें। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है सेनेटर जावेद अब्बासी भाई ने खरीदनी है तो आप बार्गेनिंग जाके कर लें। या सेनेटर सईद गनी साहब, हम उनको आज भी सेनेटर ही कहते क्योंकि हम उनको ज्यादा एज ए सेनेटर जानते थे जब हमारे साथ इधर मरकज में होते थे। वैसे भी सर वंस ए सेनेटर ऑलवेज ए सेनेटर। तो अगर आपने उनके साथ की जाती मामला करना है तो उस पर बार्गेनिंग करने, लेकिन अगर बात पाकिस्तान की है, बात पाकिस्तान के अवाम की है, तो बार्गेनिंग ना हुकूमत को करनी चाहिए ना अपोजिशन को। और इसमें ना अपोजिशन ने अपना कोई मकसद निकालना है और ना हुकूमत को अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहिए। बात वो हो जो पाकिस्तान के मफाद की हो। अगर 18वीं तरमीम से मरकज गैर जरूरी तौर पे कमजोर हुआ है तो कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर 18वीं तरमीम में सूबे से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इख्तियारात जाने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स मजबूत नहीं है तो जाने चाहिए। और अगर 18वीं तरमीम में अब भी कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो सूबों को जाने चाहिए थे तो वो जाने चाहिए। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन विफाक किसी भी सूरत में कमजोर ना हो और फेडरेटिंग यूनिट्स के इख्तियारात में किसी भी सूरत कमी ना आए। राइट। सईद गनी साहब, सर कल एक पाकिस्तान के बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। उनके बकौल लाहौर में एक बिजनेसमैन के घर में एक मीटिंग हुई है। नैब के जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट जो तैयार हो चुका है, मुसवदा या अभी मराहल में है, और उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत की और पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक ने शिरकत की। और इस प्रपोज ड्राफ्ट में कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की सज़ाएं ख़त्म हो जाएं और फिर पीपल्स पार्टी, जारी बात है, वो अपने तौर पे अगर कोई फ़ायदा ले सकती है। तो फारूक एच नाइक साहब के हवाले से कुछ आपको आइडिया है सईद गनी साहब? देखिए, मैं ज़ाहिर है कि मेरे में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मुलाकात हुई वैसी, लेकिन अगर आप नैब के कानून की बात करें तो पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ही मौक़िफ़ रहा है। इवन जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई थी तब भी गिलानी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये कानून हम ख़त्म करना चाहते हैं, ये कानून दुरुस्त नहीं है। हमारा ये कि मौक़िफ़ है, हमने कभी ये नहीं कहा कि नैब अच्छा है, कभी हमने कहा नैब बुरा है। हम समझते हैं कि नैब का कानून दुरुस्त नहीं है, उसको तब्दील होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। हमने अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की, लेकिन उस वक्त PMLN अपोजिशन में थी, कोई कंसेंसस नहीं बना, उस कानून में हम तब्दीली नहीं कर सके। जब PMLN गवर्नमेंट में आई तो हमने इनको प्रपोजल दिए, कोशिश की गई, लेकिन कोई उस पर भी कंसेंसस नहीं बन सका और किसी न किसी वजह से उसमें तब्दीली नहीं हो सकी। लेकिन आज भी अगर नैब के कानून में तब्दीली की बात होगी तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये कानून तब्दील हो, इसलिए कि हम शुरू दिन से समझते हैं कि ये कानून नामुनासिब है, इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और उसकी कई शिकें ऐसी हैं जो शायद किसी भी मौजूद माशरे में नहीं हो सकती और जिसकी वजह से बेगुनाह लोगों को बहुत अजियत उठानी पड़ती है और उसको चेंज होना चाहिए। तो मैं मीटिंग का तो कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता है हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन नैब के ऊपर हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, वो आज भी मौजूद है। अगर हुकूमत संजीदगी के साथ उस कानून को वाकई तब्दील करना चाहती है, सिर्फ किसी एक शख्स को या किसी एक ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर उस कानून को दुरुस्त करने के लिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस कानून को दुरुस्त करने की अवलीन आवाज़ रही है हमेशा। अच्छा, जिस तरह आप नैब के कानून को ठीक करने के लिए अव्वलीन आवाज़ है, इसी तरह से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इस वक्त 18th अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए अव्वलीन आवाज़ है।
दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, नैब के कानून से आप 18th अमेंडमेंट का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीटीआई का एक मौकफ है, वही समझते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट ठीक नहीं है, तो खुल के उनको कहना चाहिए कि जिसके अंदर ये खराबियां हैं, हम ये तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और भी ध्यान में रखने की है कि पाकिस्तान के आइन में ये 25वीं तरमीम भी हो चुकी है और पता नहीं 3-4 और अभी पाइपलाइन में पड़ी हुई है। इन तमाम तरामीम में से 18वीं तरमीम, और शायद इसके अलावा कोई एक आधी छोटी ऐसी हो जो इतनी ज्यादा मैटर न करती हो, जिसके ऊपर 100% कंसेंसस हुआ हो। एक ऐसी तरमीम जिसमें इत्तफाक राय हो हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों में, उसको तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अक्सरियत के साथ भी खत्म करना नामुनासिब है। उसके लिए आपको उसी तरह का कंसेंसस दोबारा डेवलप करना होगा जिस तरह इसको नाफिज करते हुए किया गया था। और 1973 के आइन के बाद पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जिस पर इत्तफाक राय है। तमाम सूबों में इत्तफाक राय था, तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय था। अब उसको इस मौके पर जब पूरे मुल्क में कौमी यकजहती होनी चाहिए, ये कोरोना की वजह से हमारी एक आवाज होनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई एक मुनासिब टाइमिंग थी। और टाइमिंग भी मतलब जवाब कर नहीं सकते सही। या तो ये कि अच्छा सईद अली साहब, आप नो डाउट बड़े अच्छे स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी में से, लेकिन आप इतने अग्रेसिव अमूमन होते नहीं जितने आप कल अग्रेसिव थे। कल आपने 18th अमेंडमेंट के हवाले से हुकूमत के मैं चाहूंगा जरा वो एक दफा आप भी सुन लें और बाकी मेहमान भी। फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है, अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है, इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है। ये तो आपको आके मुझे कह के तुम सईद गनी हो, मतलब ये ऐसी हालत है ना। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम बताना, सूबाई खुद मुख्तारी बताना, आइन बताना, वो तो ऐसी बात है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूं, वजीर आजम मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने, आइन के अंदर चैप्टर्स कितने, वजीर आजम मुझे बता दें, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। अच्छा, चैलेंज का जवाब तो मैं अली मोहम्मद खान साहब से लेता हूँ, लेकिन सईद गनी साहब देखें, ये जिन वज़रा के आपने नाम लिए, इवन प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर भी हैं, एक वज़ीर आज़म भी है और पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और मुंतखब भी हैं, भले कोई माने या ना माने, जिस तरह से भी है इस वक्त मुंतखब है। तो अगर वो ये समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट को और बेहतर किया जा सकता है, आप इस सोच को भी समझते हैं कि नहीं होना चाहिए कि बेहतर हो सकती है मजीद? अमीर, मैं आपको एक करूँ, देखें आप उसके बैकग्राउंड में जाए ना। अभी जितना भी मसला चल रहा है कोरोना के इशू पे, जब कोई बात करते हैं ये कहते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद आपका इख्तियार, 18th अमेंडमेंट के बाद आपका इख्तियार। अब मैं उस तनाज़ुर में कह रहा हूँ, देखिए अली मोहम्मद खान का नाम मैं नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि उसको पता है कि 18th अमेंडमेंट क्या है, उसको पता है कि आइन क्या है। मैंने इनका नाम नहीं लिया ना। अली भाई को सर्टिफिकेट मिल गया। तो नहीं, देखिए मैं जानता हूँ ना, ये जो बातें फैसल वावड़ा करता है, जो बातें शहबाज गिल करता है, जो बातें अली जैदी करता है, अली मोहम्मद खान वो आप कुछ भी कह दो नहीं करेगा। उससे मेरे 10 आदमी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो मुझसे डिसएग्री करेगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, लेकिन वो बातें जो जिनके मैंने नाम गिनवाए आपको, अली मोहम्मद खान वो बातें नहीं कर सकता है। अब अगर मतलब फैसल वावड़ा हमें कहे कि 18th अमेंडमेंट के बाद, अब मतलब उसको खुद ही पता है 18th अमेंडमेंट है क्या, भला वो मुझसे मतलब हमें बता रहा है कि आप उसके मुताबिक करें, तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक मुझे किसी चीज का पता नहीं होता ना, मैं कह देता हूँ मुझे ही पता, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मैं होशियारी करना शुरू कर दूँ उस चीज पे जिसका मुझे पता ही कुछ नहीं है, आज भी मुझसे कोई कोरोना पे पूछता है तो मैं कहता हूँ जी मैं माहिर नहीं हूँ, मुझे तो जो माहिरीन कहते हैं मैं उससे अपना नुक्ता नजर बनाता हूँ, अपना ओपिनियन डेवलप करता हूँ, उससे बात करता हूँ। तो ये मैं नहीं समझता कि मैंने कोई इतनी गलत बात कही थी। हो सकता है बुरी लगी हो, सख्त बात थी बहरहाल, लेकिन मेरा अपना एक मौक़िफ़ था जिसका मैंने इज़हार किया। चले, जिनको बुरी लगी जरा उन्हीं से पूछते हुए वासी साहब आता हूँ आपके पास, लेकिन एक कमेंट लेके जरा अली मोहम्मद खान साहब, एक तो चैलेंज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उनको आइन के आर्टिकल्स और आइन की कितनी क्लॉजेज हैं उनको शायद प्राइम मिनिस्टर को खुद भी ना पता हो, तो लिहाजा वो क्वालिफाई नहीं करते हैं कि वो 18वीं तरमीम के ऊपर लेक्चर दे किसी को कि इसको तब्दील किया जाए और ऐसे तब्दील किया जाए। जी अमीर अब्बास साहब, आप शायद मुझसे मुखातिब हैं। जी जी जी, जरूरी ये तो जरूरी ही नहीं है कि वज़ीर आज़म को या किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ये पता हो कि आइन में कितने आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी बहरहाल बहुत ज़्यादा है कि जो भी आर्टिकल हो जिस पे डिस्कशन हो, तो वज़ीर आज़म या कंसर्न पार्लियामेंटेरियन को ये पता हो कि ये आर्टिकल का मकसद क्या है। जो भी एक तो मैं ये कहूँगा कि ये वक्त ऐसा है, कौम परेशान है, कौम मुश्किल में है और बहुत से लोग आज भी फौत हुए हैं कोरोना की वजह से, और लोग चाहते ये हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये शायद आपको अजीब सा लगे, लेकिन जिस घर में माँ और बाप की लड़ाई होती है
वहाँ बच्चे नॉर्मल नहीं बढ़ते, बिल्कुल उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने किसी बच्चे से उसका बचपन छीनना हो ना, किसी बच्चे से उसका बचपन छीनना हो, उसके माँ बाप की लड़ाई उसके सामने करवा रहे हैं। इसी तरह आज हमारी कौम अपनी लीडरशिप को एक इत्तेफाक और इत्तेहाद की सूरत में देखना चाहती है। वो चाहती है कि इस वक्त कोई आपस में ना लड़े। सियासत में कभी कभार तुंदो तेज बयानात आ जाते हैं, उसको कल गुजर गया बस चला गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अभी ये खतरा टला नहीं है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि फैसलाबाद में जो फैक्ट्रीज हमने खोली हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग एहतियात करना कम कर दिया उन्होंने, बल्कि छोड़ दिया। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो 18वीं तरमीम है ये अच्छी सोच के साथ बनी थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जब से बना है 1 यूनिट, मैं टाइम पत्नी ज़्यादा ले रहा हूँ, जब आपने रोकना मुझे रोकना जी। पाकिस्तान जब से बना अल्लाह ताला के करम से और ता क़यामत रहेगा, लेकिन इसमें कुछ तजर्बात हमने करते रहे। 1973 भुट्टो साहब के ज़माने तक कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बना था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी आते रहे, 1 यूनिट आता रहा, ईस्ट पाकिस्तान हमसे टूट गया, ये सारा सब कुछ होता रहा। एक चीज जो शदोमत के साथ हमेशा कही जाती रही थी वो ये थी कि सूबाई खुदमुख्तियारी, खासकर छोटे सूबे इंक्लूडिंग माय सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान एंड सिंध से ये बात बार बार की जाती थी। पंजाब पे इल्जाम आते थे। जब से 18वीं तरमीम आई है, पंजाब पे इल्जामात की शदोमत कम हुई है, थोड़ा क्योंकि बाकी सूबों को भी इख्तियार मिले। तो ये क्रेडिट तो फिर पीपल्स पार्टी को आपको देना पड़ेगा ना, उस जमाने की और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पार्लियामेंट में। लेकिन उसमें अब एक चीज सामने आई है कि जब भी कोई आप लॉ अमीर अब्बास साहब बनाते हैं, जब वो वक्त की कसौटी पे जब उसको परखा जाता है, उसमें कुछ नकाइस सामने जरूर आते हैं। सही। अब ये मेरी और आपकी हालिया जो पिछला, सिर्फ 1 मिनट मुझे और दे दें, उसमें 2005 का बहुत बड़ा जलजला आया था जिसमें हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है वो टेस्ट हुआ था। उसके साथ 2008-9 में वो जो 10 में जो 9 में सैलाब आए थे, उसमें एक बहुत बड़ा हमारा नेशनल कैरेक्टर टेस्ट हुआ। ये जो 18वीं तरमीम जब से आई है, अल्लाह ताला का करम है, कोई वो हिंदुस्तान का वो मजमूम अटैक आया पिछले साल, वो हमने उसके दाम खट्टे की, लेकिन बड़े लेवल का कोई मैस इशू नहीं उठा जिसमें कोई बहुत आप ये टेस्ट हो। इस क्राइसिस में कोरोना वाले में 18वीं तरमीम टेस्ट हुई है, 18वीं तरमीम टेस्ट हुई है, जहां इसमें कुछ बेहतरी भी आई है, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सी बेहतर चीजें सामने आई हैं कि आपका लोकल लेवल। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते हैं कि चूंकि ये एक लिटमस टेस्ट था, इसलिए इसमें कुछ खामियां तो दूर हो सकती है। अब्बासी साहब से जरा ब्रेक से पहले, अब्बासी साहब जो मैंने खबर शेयर की सईद गनी साहब के सामने रखी, उस खबर जो मुजव्वज़ा तब्दीलियां चाहती है PMLN, उसमें जो है वो एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की सजाएं ख़त्म हो जाएं, और इस तब्दीली को या इस मुसव्वदे को जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ शेयर भी किया जा चुका है। पावर ब्रोकर से मुराद जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट को कहा जाता है। और जो जिस बिजनेसमैन के घर में ये सारी डील हुई है, वो बिजनेसमैन ही पावर ब्रोकर्स के साथ ये सारे मामला तय करवा रहा है। और इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहां पर मौजूद थे। ये एक बड़ी खबर है, और अगर इसके ऊपर कायम है जिसने खबर दी है, इसकी तरदीद भी अभी उस तरह से सामने नहीं आ सकी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा जानते हैं कि PMLN का और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर जावेद अब्बासी का लिंक इस वक्त डिस्कनेक्ट है, हम उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। मैं ज़रा सईद गनी साहब के पास जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त जो जुमलेबाजी चल रही है, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये इसका आगाज़ सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ। एक तो ये कि इन्होंने जो सिंध ने कोशिशें की, सिंध ने जो काविशें की, एक तो इन्होंने सराहनी और फिर इन्होंने चढ़ाई कर दी सिंध के ऊपर, और ख़ास तौर पे सिंध के वो वज़रा जिनका ताल्लुक़ कराची से है। मुराद अली शाह साहब ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की, लेकिन इमरान खान साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने जो कुछ अच्छा किया, हो सकता है कुछ कमी कोताही रह गई हो, कुछ गलत भी हुआ हो, लेकिन अगर अच्छा किया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तारीफ़ नहीं की। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा था, अच्छा आगे चल के ज़रा दिखाते हैं। लेकिन जो जुमलेबाजी चल रही है, मैं चाहूँगा ज़रा परवेश खान साहिबा ने बड़े सख्त ज़बान में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और इसके ऊपर हमने बीप इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि नाम तो नहीं ले रही किसी का,
लेकिन इशारा जिस तरफ वो है वो आप समझ सकते हैं। तो पलविश खान साहिबा ने क्या कहा है, दिखाएं जी। आज दर्जन भर पाक सिंध पर छोड़ दिए हैं। वैसे तो पाक तदारक के लिए हमारे पास काफिर मिकदार में जहर की गोलियां हैं, लेकिन मैं इनके मालिकान को ये बताना चाहती हूँ कि पागल किसी वक्त भी पलट कर अपने ही मालिक को भी काट लेते हैं। जी सईद अली साहब, अब ये कुत्ते का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि कुत्ते छोड़ दिए हैं सिंध के ऊपर और कुत्ते जो है वो मालिक के साथ वफादार नहीं है। अब इसका मतलब है एक बात की ख़त्म तो नहीं हो रही है अगर बात इस नहज तक पहुंच चुकी? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए अगर तरह की बात है। मैं खुद भी समझता हूँ कि नामुनासिब है, लेकिन बहरहाल मैं एक आपसे अर्ज करूँ, देखें आप मैं मीडिया में जब देखता हूँ तो बताया जाता है कि दो जमातें हैं और दो हुकूमतें आपस में लड़ रही है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि हम में से सिंध हुकूमत के किसी वजीर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, अब बताइए कि हमने चीनी का स्कैंडल आया, उसके ऊपर हमने इनको आड़े हाथों लिया हो, वीट का इशू हुआ, IPPs में इनके लोगों के नाम आए, हमने किसी पर कोई बात नहीं की। हम ये समझते हैं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, इस पर हम बात करते रहेंगे। जब अल्लाह करेगा हम कोरोना से निकल जाएंगे, बिल्कुल खुलकर बताएंगे भी, मुखालफत भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप, मैंने जिनके नाम पहले लिए थे, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, सिवाय इल्जामात और वो भी झूठे, मतलब हम बार बार साबित कर रहे हैं कि इल्जाम झूठे हैं, जो फिगर्स बता रहे हैं वो गलत है। मैं आज की आपको बात बताऊं, आज इनके 3 MPs हैं। हलीम आदिल शेख इनके MP हैं। उन्होंने 1 महीना पुरानी कोई किसी ड्यूटी फ्री शॉप की वीडियो थी, उस वीडियो को कहीं से उठाया और वो सिंध हुकूमत के गले डाल दी गई, ये राशन चोरी हो रहा है। बिल्कुल झूठी बात उन्होंने डिलीट कर दिया जब वो साबित हो गया कि झूठी है। इनके दूसरे MP साहब ने भी यही कुछ किया। इनके तीसरे MP ने चीफ मिनिस्टर हाउस में पिछले साल होने वाली इफ्तार की तस्वीरें लगा के ये बताया कि जी इन हालात में जब हम सारी दुनिया को कह रहे हैं कि आप सामाजिक फासले रखें और चीफ मिनिस्टर हाउस में इफ्तारें हो रही हैं, इनके MP ने, मैं जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूँ। सही। जब हमने उनको पहले पता तो उन्होंने उसको डिलीट किया। उससे पहले एक झूठी ऑडियो टेप जिसमें ये कहा जा रहा था कि पता नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट से इतने पैसे मांगे, करोड़ों मांगे, ये मांगे, झूठी लोगों ने सबने अपने पैगाम दे दिए, रिकॉर्डिंग करवा दी कि हमसे किसी ने मांगा, झूठा है। वो हलीम आदिल शेख साहब ने अपने अकाउंट पे चलाई। अब मुझे बताइए कि एक हुकूमत, या ये जो अली मोहम्मद खान पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भाई इस वक्त पूरे मुल्क के लोग मुसीबत में हैं, हमें एक होना चाहिए। इस मौके पर अगर हम कोई गलत कर रहे हैं, निशानदेही बिल्कुल करें, लेकिन झूठे बेबुनियाद कहानियां गढ़ कर कैरेक्टर एसोसिएशन करना, किसी को तजलील करना, ऐसा माहौल बनाना कि हम उसमें उलझ के चले जाएं, ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ ना, और मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छा, जो उनका मौकिफ है वो मैं जरा आगे चल के आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं अब्बासी साहब को शामिल करूँ। अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल आपके लिए छोड़ा, शाहिद खान अब्बासी साहब की मौजूदगी में कहा जा रहा है और ड्राफ्ट ऐसा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की सजाएं ख़त्म हो जाएंगी अगर वो ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है, नैब का तरमीमी ड्राफ्ट। ये बिल्कुल झूठ है जी, मनगढ़ खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना इस तरह मीटिंग होती है, ना इस तरह नैब लॉ पास होते हैं। ये जो भी फैला रहा है, मेरा ख्याल है वो उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। अगर कोई अमेंडमेंट आई, अगर नैब पे बात हुई तो सारी अपोजिशन के साथ मिलकर बात होगी, हुकूमत के साथ बैठ तो होगी, दोनों हाउसेस के अंदर बात होगी और फिर आगे बात चलेगी। और ना ही कोई नैब लॉ में ऐसी कोई तरमीम कोई चाहता है कि किसी एक को फायदा हो जाए और किसी और को नहीं हो सकता। मियाँ साहब के केसेस तो ऑलरेडी जो है वो अदालत के अंदर है और वो अदालत ने यह फैसला करना है। नैब के ऊपर कोई ऐसी मीटिंग ना मेरे नॉलेज में है, ना ऐसी मीटिंग हुई है और ना ही हमें कोई पता है। अपोजिशन ने पहले जब ये नैब का ऑर्डिनेंस आया था उसमें एक मीटिंग हमारी हो रही थी, मैं भी उसमें शामिल था। तो नैब ऑर्डिनेंस जो जारी किया था जो अब खत्म हो चुका है, उस पर हमारी कुछ जरूर मीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। लिहाजा मैं किसी ऐसी मीटिंग की जो है मैं ना तो मैं इसका वाकिफ हूँ और ना ही कोई ऐसी मीटिंग सिरे से बिल्कुल हुई है। ये मैं एक जरूर बात करूंगा कि ये बहुत बदकिस्मती हो गई है कि लोग 18th अमेंडमेंट के लिए बात करते हैं। 18th अमेंडमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ये आईन पाकिस्तान के 18th अमेंडमेंट जब हुई है तो उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन के 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कोई एक चीज अलग नहीं है क्योंकि 18th अमेंडमेंट एक अलग पड़ी हुई है, वो अलग कोई आर्टिकल है, ऐसा कोई नहीं है। अगर ये जब बात की जा सकती है, आप भी बात करते हैं, बाकी साथी भी जब बात करते हैं 18th अमेंडमेंट में, तो अमेंडमेंट कोई ऐसी चीज नहीं होती जो अलग किसी जगह पे है। वो 102 आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन की जिनमें बेहतरी लाई गई थी, जिनमें अमेंडमेंट लाई गई थी। वो अब 97 के आइन का
हिस्सा है, वही आइन है। उस आइन का मतलब अगर आपको बात करना चाहता है तो बड़े ज्यादती करता है अगर पूरे आइन के मतलब बात करता है। बिल्कुल सही। हाँ, अगर किसी को कोई एक आइन की आर्टिकल को मुझे बता दे कि इस आर्टिकल में हम बेहतरी लाना चाहते हैं, इस आर्टिकल को हम डिस्कशन में लाना चाहते हैं, ये जो आर्टिकल है इसकी वजह से हमारी कोई वर्किंग रिलेशन में कमी आ रही है, तो उस आइन की आर्टिकल के मतलब बात करे, उसकी राय तब दी जा सकती है। लेकिन अगर इन तो कोई बात 18 अमेंडमेंट नाम की कोई चीज आइन पाकिस्तान में नहीं। आइन पाकिस्तान में अब वो सारी आर्टिकल, अभी जो भी आइन में अमेंडमेंट होती है उसे एक नाम दिया जाता है, लेकिन 18 अमेंडमेंट का जब आप कहते हैं इसका मतलब है कि जो इसके खिलाफ बात करता है वो आइन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करता है। लिहाजा मेहरबानी करके हमें इससे सख्त इज्तनाब करना चाहिए। आइन पाकिस्तान के मतलब ऐसी कोई राय नहीं कायम होना चाहिए। अगर हुकूमत चाहती है, अपोजिशन चाहती है, कोई मेंबर चाहता है कि आइन की फलां आर्टिकल ऐसी है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, आइन की फलां आर्टिकल की वजह से हम चाहते हैं कि इसमें बेहतरी लाए, उसके लिए आइन पाकिस्तान ने एक सिस्टम अपने अंदर दिया हुआ है। बिल्कुल सही। 2/3 मेजॉरिटी होती है, दोनों हाउसेस में किसी जगह पे भी ला सकता है, और हुकूमत नहीं कोई मेंबर भी ला सकता है उसके लिए कोई अमेंडमेंट। लेकिन मेहरबानी करके 18 अमेंडमेंट का नाम लेना अब सबको बंद करना चाहिए। 18 अमेंडमेंट कोई अलग चीज नहीं है। वो जो अमेंडमेंट थी वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी, और उसके मुताबिक जो है वो ऑपरेटिव पार्ट है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक ये मुल्क रियासत चल रही है। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब, सुन लिया आपने, बड़े वाशगाफ अल्फाज में वो कह रहे हैं ये बात ही चैप्टर ही क्लोज करें बार बार 18th अमेंडमेंट का। तो ये आपकी हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ है। साफियों को तो याद भी नहीं था कि 18वीं तरमीम को दोबारा छेड़ना चाहिए नहीं छेड़ना चाहिए। आपकी हुकूमत ने शोशा छोड़ा ये 18वीं तरमीम का। जी, पहले मैं वो जो आपने वीडियो दिखाई उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा। जो हमारी बहन है, आई थिंक ex-MNA भी रही, और आपको शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ये मेरी, हम क्लास फेलो भी रहे हैं। अच्छा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लॉ में। फिर वो उसको पूरा ना कर सकी, वो पॉलिटिक्स की तरफ चली गई जल्दी। मैं हमेशा देर कर देता हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स में बाद में आया तो मैं वो डिग्री पूरी करके आया। उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हमारी बहन जैसी हैं। सबसे पहले तो हमारा मशरिकी, हमारा माशरा है, इस्लाम है, और साथ में हमारी मशरिकियत है, ख़वातीन को ऐसा ज़ेब ही नहीं देता। दूसरी बात यह है कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले अपने आप को फिर दूसरों को, कभी भी दुनिया में किसी आदमी को इज्जत नहीं मिली किसी दूसरे आदमी को बेइज्जत करके। अगर आपने इज्जत कमानी है तो इज्जत दें। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे किसी मिनिस्टर्स की कमेंट से आपको सब जो है तकलीफ पहुंची है, तो आपको इश्यूज रेज करें कि ये देखिए, पॉलिटिशियन जब बात करता है वो लीडर होता है, उसके पीछे हजारों लाखों लोग होते हैं, आप उनकी तर्जुमानी करते हैं। हम रख रखाव वाले लोग हैं, आप सख्त बात भी करें लेकिन उसको तरीके से करें। ये बड़ा नामुनासिब था। मैं समझता हूँ इसको बिलावल साहब को इसको जरूर पूछना चाहिए इस इशू पे, क्योंकि देखें एक अमूमी एक राय हम लोगों की बन जाती है पॉलिटिकल वर्कर्स की कि मैं अगर अपने मुखालिफ। अच्छा अली भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो आपको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरकजी, तो वो उनके पास एक अहम ओहदा भी है पार्टी का, फिर भी उन्होंने इतनी सारी ज़बान। अमीर अब्बास साहब, बस मैं इस पे जितनी बात करनी थी वो कर ली। बस आखिरी बात ये करूंगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने लीडर के जो है एक मंजूर नजर बनने के लिए मुखालिफ जमात के लीडरों की जो है पगड़ियां उछालते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैंने जो है जो इनके संजीदा पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैंने उनको कभी किसी की बेइज्जती, मैंने कभी जो है जाती बात करते अब्बासी साहब को नहीं देखा। मैंने सईद गनी साहब को कभी बहुत कम, मुझे नहीं याद मैं जाती बात करते देखा। हाँ, सख्त बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं। दूसरा, मैं वो 18वीं तरमीम की तरफ आ जाऊँ। मैं बसद एहतराम अब्बासी साहब से डिफर करूंगा। 18वीं तरमीम जाहिर है तरमीम होने के बाद वो कोई अलमारी में नहीं पड़ी होती, दैट ऑफ कोर्स बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो एक पैकेज डील होती है। जिस तरह 8वीं तरमीम थी, आपको याद होगा, इसी तरह वो जो बड़े अरसे तक जो है सबके वो सरों पे वो मंडलाता रहा खतरा। तो जो 18वीं तरमीम एक पैकेज डील थी जिसमें एक नहीं बहुत से आईनी तरमीम, आइन के आर्टिकल्स में जो है वो चेंजेस की गई। तो वो उस पैकेज डील की बात होती है कि 18वीं तरमीम के तहत जिन जिन आर्टिकल्स में चेंज हुए उन आर्टिकल्स को देखा जाए कि उसमें बेहतरी कितनी आई और उसमें कमी कितनी आई। मैं इस पे एक बात और करूंगा। देखें, इस वक्त आप इन 3 अशखास से मुखातिब हैं जो तीनों लेजिस्लेटर हैं। सईद साहब ने सेनेट में भी काम किया, सूबे में है। अब्बासी साहब सेनेट में हैं, मैं कौमी असेंबली में हूँ। तो हमारा बेसिक काम क्या है? वी आर लेजिस्लेटर्स, कानून साज हैं।
अब अगर एक कानून साज इदारे के कानून साज यानी लेजिस्लेटर्स ये कहें कि मैं तो लेजिस्लेशन ही नहीं करूंगा या मैं किसी लेजिस्लेशन पे नजरसानी ही नहीं करूंगा, तो फिर आईन पाकिस्तान जो है उस देखें इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। पार्लियामेंट का काम है आईन साजियां करना उसमें, और कोई जरूरी भी नहीं है अगर ये जाता है पार्लियामेंट में और ये डिस्कस होता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 200% जो है उसमें तब्दीली आ जाए, लेकिन इसमें कुछ सुखम जरूर होगा। देखिए अगर सुखम नहीं है, अगर तब्दील नहीं हो सकता तो कुरान पाक अजीम शान तब्दील नहीं हो सकता, बाकी आईन है उसमें कमी पेशी आती है, जो कम है उसको ठीक करते हैं, जो ज्यादा है। अच्छा अब्बासी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लें। देखिए 18th अमेंडमेंट हो या आइन हो सर, भले ये इंसानों को बनाया हुआ एक मुकद्दस दस्तावेज जरूर हो सकती है, लेकिन ये डिवाइन लॉ तो नहीं है। अगर इंसान वक्त के साथ साथ समझते हो और लेजिस्लेटर और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली वक्त के बदलते तकाजों की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर कंसेंसस के साथ करने में हर्ज तो नहीं है कोई, इसको कोई शजर ममनुआ तो नहीं कहा जा सकता। देखिए एक बात समझने की है जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे, मैं दोबारा उनकी रिमाइंड करवाता हूँ कि ये जो वो बात कोई करता है 18 अमेंडमेंट के खिलाफ बात करता है, वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। 18 अमेंडमेंट में कोई बारगेन नहीं हुई थी, कोई पैकेज डील नहीं थी। ये पाकिस्तान इस वक्त उस वक्त 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल हालत में लाने के लिए उसकी 102 आर्टिकल में तरमीम की गई थी, और वो आर्टिकल जो तरमीम कर ली गई थी वो 1973 का आइन का हिस्सा है। अगर आज कोई उसके खिलाफ 18 अमेंडमेंट के बाद खिलाफ बात करता है, इसका मतलब है वो पूरे आईन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ये बात समझने की, हाँ जो बात आपने कही है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आइन के अंदर कोई किसी एक आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 175 की, आर्टिकल 290 की, किसी एक आर्टिकल की या एक से ज्यादा आर्टिकल में अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई डिस्कशन हो, उसमें बेहतरी हो, उसमें बेहतरी लाना, पहले आपको पता तो हो कि आप बेहतरी क्या लाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा अलमिया है कि जिनको पता ही नहीं है। अगर आप 102 आइन के आर्टिकल है जिसमें सूबों को पावर दी गई है, जिसमें जजेस अपॉइंटमेंट बताया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का तरीका बताया गया है, जिसमें 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल किया गया है, प्रेसिडेंट से पावर लेके दी गई है। आप किस किस चीज के मतलब बात करते हैं? आप ये अगर कहते हैं तो आप इसका मतलब है कि आप सारे आइन के खिलाफ बात करें। समझने की जरूरत है मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब को भी और मुझे भी और सबको कि आप जब 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं ये आप उसका मतलब है कि आप पूरे आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है, आप सर आप ये फरमा रहे हैं, सर आप ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली 18th अमेंडमेंट एक पैकेज था, पूरे आइन के मुताबिक बात करते हैं। बिल्कुल आप फरमा रहे हैं कि एक पैकेज था जिस पैकेज में 101 या 102 के करीब तरामीम थी। 18 में 102 आर्टिकल को 18 अमेंडमेंट 102 आर्टिकल को तरमीम किया, उसमें अमेंडमेंट की गई है। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो आप पूरे पाकिस्तान के जो आइन पाकिस्तान के खिलाफ बात तो आपकी तस्वर होगी। आप वाजिया करें, आप समझें, पहले पढ़ें और फिर बाद में आए कि आप कौन सी आप आइन की आर्टिकल में तब्दील करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, उसके लिए यानी किसी स्पेसिफिक आइन पाकिस्तान ने दिया हुआ है, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करें, ला सकते हैं, नेशनल असेंबली में ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है, बिल्कुल ठीक है, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल। अच्छा मैं जरा सईद गनी साहब को भी शामिल कर लूं। सईद गनी साहब अपनी अब्बासी साहब से पूछे इधर टची क्यों हो रहे हैं? अच्छा टची क्यों हो रहे हैं जी बता दें, अब्बासी साहब टची क्यों हो रहे हैं इतना इस पे 18वीं तरमीम पे? मैं इसलिए बिल्कुल ये टची हो रहा हूं जब ये आइन 18 अमेंडमेंट के खिलाफ बात करते हैं, आइन पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। और जो आदमी आइन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, हम ना सिर्फ उसके लिए टची हैं बल्कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हर सूरत उसका रखना रोकना चाहिए। और आइन खुद कहता है कि जो आइन पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसके लिए सजा मुतय्यन है। ऐसा नहीं है कि आप आइन पाकिस्तान के खिलाफ उठ के कल कोई कहे कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बातें करना शुरू कर दे। अगर आपने तब्दीली लानी है, आप आइन की कोई आर्टिकल बताएं, आप आइन की आर्टिकल को हमारे सामने पेश करें, आप असेंबली में लाए डिस्कस करें। लेकिन जब आप 18 अमेंडमेंट का नाम लेके बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी आप पूरे 18वीं तरमीम को तो ये मुझे नहीं तो मुझे अब्बासी एक मिनट मुझे अब्बासी साहब ये बताएं ना कि आप क्या वो आइन पाकिस्तान है, 18वीं तरमीम नहीं है, वो आइन पाकिस्तान है। ये बताएं ना, मुझे बताएं कि आप ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम नाम की कोई चीज वहां नहीं लिखी हुई है, वो 73 का आइन है। कि आप ये समझते हैं कि आइन पाकिस्तान की जो है आप ज्यादा इज्जत करते हैं और गवर्नमेंट के लोग कम इज्जत करते हैं, हमें आइन या हमें मुल्क कम प्यारा है। लेकिन छोड़ें, प्रैक्टिकल बातें करें, आइन में हमेशा तरमीम होती रहती है। 18वीं नहीं हम ये नहीं कहते, हम बिल्कुल ये नहीं कहते।
उस पैकेज डील के तहत मुख्तलिफ आर्टिकल्स आइन में उसमें तब्दीली की गई। जब 18वीं तरमीम की बात होती है, उस पैकेज डील की बात होती है, और इस पे कुछ लोग जो, मैं ये नहीं कह रहा इसको खत्म कर दें, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ का एक एनालिसिस बता रहा हूं। कौन सी पैकेज डील आप उसके आर्टिकल बताएं कि जब इसको डिस्कस किया गया, इसको बड़े हश हश माहौल में बड़ी खामोशी से डिस्कस किया गया, इसको ओपनली डिबेट नहीं किया गया, इस पे जितने दिन डिस्कशन होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। अब अगर इसमें कोई कमियां हैं, लेट इट बी डिस्कस्ड, लेट इट बी वेटेड आउट इन द पार्लियामेंट। उसमें डरने की क्या बात है? अगर उसमें कोई गलत चीज है वो ठीक हो जाए। ये किसी के घर की चीज तो नहीं है, आईने पाकिस्तान तो सबका है। अगर उसमें कोई कमजोरी है ठीक है, तो कमजोरी नहीं है तो रहने दें। इसमें जाती लड़ाई थी और उसमें टची होने की कोई बात नहीं है। बासी पार्लियामेंट है, अगर ये पार्लियामेंट फिर बंद कर देना, अगर हमने डिस्कशन नहीं करनी, हमने डिबेट नहीं करनी। अच्छा, यही समझता चलिए मैं सईद गनी साहब को भी इसी पॉइंट पे, अली भाई आपकी इजाजत से मैं सईद गनी साहब को भी इसी पॉइंट पे शामिल कर लूंगा। मैं अब्बासी साहब, मैं सईद गनी साहब की भी टेक लूं। सईद गनी साहब देखिए, 2000 सईद गनी साहब राफेल कोर्रेया एक्वाडोर का प्रेसिडेंट था। उसने प्रेसिडेंट और एक्वाडोर की तारीख का हर दिल अजीज प्रेसिडेंट रहा है, 10 साल वो सदर रहा है। उसने प्रेसिडेंट बनते ही कहा कि मैं अपने मुल्क का आइन तब्दील कर दूंगा। उसने पूरा आइन तब्दील करने के लिए एक रेफरेंडम करवाया और लोगों ने उसको वोट दिया, उसने आइन तब्दील कर दिया और उसने पूरे जुडिशियल सिस्टम को तलपट करके रख दिया। तो अगर आइन को भी तब्दील करने के लिए कोई जमहूरी तरीके से बात करता है तो वो भी गैर आइनी बात नहीं है। तो तरमीम तो कभी भी की जा सकती है। सईद गनी साहब देखिए अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि जिस तरह अभी अवैस साहब कह रहे थे ना, आप बताइए कि जी ये आर्टिकल नंबर 1 में ये प्रॉब्लम है, 2 में प्रॉब्लम है, 10 में प्रॉब्लम है, 50 में प्रॉब्लम है, आप बताएं तो सही ना, मसला क्या है आपको, ताकि पता चले फिर उस पर हम बात करें कि ये आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का हल बताएं आपको कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी खड़े होकर ये कहना शुरू कर दे कि 73 का पूरा आइन ही खराब है, तो ये कोई आर्गुमेंट तो नहीं है ना भाई। खराबी क्या है आप ये बताएं, आपके पास अल्टर चले, लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा कनेक्ट करें। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है अली मोहम्मद खान साहब, जो अब्बासी साहब भी रेस कर रहे हैं और सईद गनी साहब भी। मुझे एक जुमला कहने दीजिए जी, कह दें अब्बासी साहब, कह दें। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें आर्गुमेंट है क्या, इसमें लड़ने की कौन सी बात है? मैं अली मोहम्मद खान फिर इस पे आप कमेंट कर दें। मैंने भी आपको ये बात की कि 18वीं तरमीम के बाद आईन में तब्दीली आई, उससे सूबों को सूबाई खुद मुख्तियारी मिली, बहुत सी अच्छी चीजें हुई, कुछ सुकम भी सामने आए। और ये जो कोरोना के क्राइसिस हम गुजर रहे हैं उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं कि मरकज के लेवल पे बैठ के कोऑर्डिनेशन में कमी की शिकायत आई है, एक दूसरे से कोऑपरेशन में, फाइनेंस तरीका क्या है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि उसके लिए जो है आप मरी की पहाड़ियों में जाके कहीं छुप के उसको तरमीम में कर लें, वो गलत बात है। उसका तरीका कार ये है कि जो आप भी सजेस्ट करें, जो मैं भी बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रही लड़ने की क्या बात है इसमें, वो ये है कि पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो जाए, सही है, और डिस्कस कर लिया जाए कि 18वीं तरमीम के बाद जिस आर्टिकल में जो तब्दीली आई थी, उस तब्दीली के फायदे क्या थे और उसके नुकसान क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको अमीर अब्बास साहब, इस पे आप रिसर्च बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आप रिसर्च करते हैं, इस पे कर लें। कहीं कम फोरम पे नहीं, एपेक्स फोरम ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट जो एपेक्स फोरम, वहां पे एक ब्रीफिंग दी गई हमें पिछले साल एग्रीकल्चर पे, और ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि उस ब्रीफिंग का मतन ये था कि चूंकि पाकिस्तान, और आपको भी पता है, 60 to 65% आज भी एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। उसमें ये कहा गया कि बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद जब एग्रीकल्चर सूबों को शिफ्ट हुआ तो स्पेंडिंग, रियासत की स्पेंडिंग सूबा प्लस मरकज मिला के, वो मुल्क जो 65% एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपकी एग्रीकल्चर पे 18वीं तरमीम के बाद 60% से ज्यादा स्पेंडिंग रियासत की, सूबे की सिर्फ नहीं, मरकज और सूबों की कुल मिला के 60% के करीब स्पेंडिंग कम हुई। मतलब है 18वीं तरमीम से पहले 60% ज्यादा स्पेंडिंग हो रही थी। ये एक सुकम आया, ये मसला आया, अब इसको किधर सेट किया जाएगा, किधर इसको दुरुस्त किया जाएगा, पार्लियामेंट हाउस में। तो पार्लियामेंट हाउस में डिबेट हो जाए, इसमें लड़ने की कौन सी बात? बिल्कुल मैं बताता हूं। अच्छा, मैं सर सईद गनी साहब दोबारा कनेक्ट हो गए, उनसे कमेंट लेके अब्बासी साहब आपके पास हो। तो सईद गनी साहब, आपका और अब्बासी साहब का दोनों का एक नुक्ता है कि किसी स्पेसिफिक आर्टिकल पे बात की जाए। नहीं, एक जुमला कहने दे, एक जुमला कहने जी, कह दें सर, कह दें सर। नहीं, एक जुमला कहने दे जी, एक जुमला। ये जो अली मोहम्मद खान साहब जो ये बात कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ना ही कभी इस तरह पार्लियामेंट में चीजें डिस्कस की है। ये मिनिस्टर, इनको समझ होना चाहिए
अगर आप भी आइन में लेके जाएंगे तो ये किसी आइन की आर्टिकल में अमेंडमेंट लेके असेंबली में जाएंगे, ये नहीं ले जा सकते कि पूरी 18 अमेंडमेंट में कहेंगे हम सारी अमेंडमेंट चाहते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहते हैं। हम कहते हैं आप स्पेसिफिक होके आएंगे किस आइन की आर्टिकल में आप अमेंडमेंट मांगना चाहते हैं, किस में आप बेहतरी लाना चाहते हैं, वो लेके आए और वो डिस्कस हो सकती है। डिबेट स्टार्ट होगी, आपको बता देंगे। बिल्कुल। अच्छा सईद खनी साहब, सर ये पॉइंट आपका पॉइंट और अब्बासी साहब का पॉइंट, इसमें अपनी क्लैरिटी मौजूद है कि अगर तरमीम करनी है तो किसी स्पेसिफिक 1, 5, 10, 20 आर्टिकल्स में की जा सकती है, पूरी 18th अमेंडमेंट को अंडू करने की बात नहीं की जा सकती। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर करनी भी है तो बताएं तो सही ना, है क्या प्रॉब्लम क्या है। कभी वो कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से हमें पता चला, भाई क्या पता चला है कोरोना की वजह से, आपको क्या पता चला है? 18th अमेंडमेंट के जो फवायद हैं, जो बेनिफिट्स हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये बात करें इनके अपने सूबे, अगर पंजाब से उसकी मुखालफत ना हो, अगर KPK से उसकी मुखालफत ना हो, अगर बलूचिस्तान से उसकी मुखालफत ना हो, तो हमें कीजिएगा, तमाम सूबे मुखालफत करेंगे उसकी। इसलिए कि जिस बात पर ये सूबे 50 साल 60 साल तक डिमांड करते रहे कि जी हमें ये हुकूक मिलने चाहिए जो इस्लामाबाद ने जबरदस्ती रखे हैं अपने पास, जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको तो चलता रहता तो शायद खत्म हो जानी थी, वो 10 साल के बजाय 40 साल चली है। अब ये इश्यूज जो बहुत पहले हल होने वाले थे, किसी वजह से ताखीर हो गई, अब दोबारा आप कह रहे नहीं हम वापस पीछे जाना चाहते हैं। देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये हो नहीं सकता। आप ठीक है डिबेट कर लें, आप बात कर लें, आप इतना कंसेंसस पैदा ही नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक बात कही शुरू में कि जी नैब कार्ड का कानून हम बदलना चाहते थे। नैब का कानून है, आइन नहीं है। हम चाहते थे कि कंसेंसस हो, इसलिए कि कंसेंसस नहीं होगा, कंट्रोवर्सीज होंगी और इसका गलत इस्तेमाल होगा। अब अगर 18वीं तरमीम पर या किसी ऐसे आर्टिकल पे जिससे सूबों को खुदमुख्तारी मिली है, आप अगर ऐसा कंसेंसस पैदा कर सकते हैं तो उसके बाद बिल्कुल ठीक। ये बड़े इंटरेस्टिंग नुक्ते पे लाके आपने बात खत्म की, लेकिन मैं मास वक्त जो है वो दामन वक्त में गुंजाइश थी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टॉपिक पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।